इनको भी क्या करना है आपको आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और चौथा अंक बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे भी क्या डिफरेंस सेम है, तो 5 से 6 गया, यहाँ पे 14 से 11 हो गया, तो डिफरेंस सेम नहीं है। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। 1/14 वैल्यू आ रही है, 1/1/14 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपको याद रखनी है, 1/14 होता है 0.7, ये वैल्यू आपकी कितनी होती है, पॉइंट में 7 होती है। 1/11 आपको पता है, देखो यहीं से आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी पॉइंट में 07 आएगा, ठीक है, पॉइंट में 07 है, तो 1/14 है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 में 35, 0.35 अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1/11 की वैल्यू होती है 0.09, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 54 0.54। इसके बाद 7/9 है, 1/9 की वैल्यू होती है 0.1, तो ये आ जाएगा 0.77, कुछ इस तरह से आ जाएगा। 8/13 है, 1/13 की वैल्यू अभी आपने देखी थी 0.07 थी, ठीक है, तो 0.07 है, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 8 × 7 = 56, तो पॉइंट में 56 अप्रॉक्स आ जाएगा। और 9/10 है तो ये आ जाएगा पॉइंट में 9। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो क्लियरली आपको दिख रही है, ठीक है, 0.35 सबसे छोटी वैल्यू भी आपको दिख रही है। तो इन दोनों को आप अलग कर दो, ठीक है, इन दोनों को आप अलग कर दोगे, यहां पर ये वैल्यू 0.35 किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई आपकी 5/14 की, ठीक है, तो 5/14 की जो वैल्यू है ये सबसे छोटी है और 9/10 है वो सबसे बड़ा है। अब देखो यहां पर 0.54 आया, यहां 0.56 आया, ठीक है, यहां पर 0.54 आया है, यहां पर 0.56 आया, तो कंपैरिजन आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लोगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 78, और यहां पर कितना आ जाएगा 88। तो ये वैल्यू बड़ी है 8/13 और 6/11 छोटा है, तो यहां पर आ जाएगा 6/11 और यहां पर आ जाएगा 8/13। इसके आगे देखो, अब आपको फिर से यहां पर देखो दो वैल्यूज हैं, यहां पर 0.77 है और यहां पर भी कितना आया आपका, ये वैल्यूज कितनी है, टोटल 5 है, 3 वैल्यूज हो गई, ये 0.7 आपकी वैल्यू लगभग आ गई है, 7/9 इनसे बड़ा ही होगा और ये आपका कुछ यहां पर इस तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पूछा क्या गया, चौथी भिन्न बतानी है, तो चौथी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 7/9, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। दोनों चीजें आपको यूज करनी है, जहां पर आपको दशमलव में वैल्यूज आसपास हैं वहां पर आप उनको कंपैरिजन कर लोगे डायरेक्ट फ्रैक्शन के मेथड से, और जहां पर वैल्यूज आसपास नहीं है वहां पर आप डायरेक्टली इनको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ आ जाएगा, कौन सी भिन्न होगी आपका आरोही क्रम में चौथी, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपको इसको भी करना है। 4/9 है, 2/7 है, 3/8 है, 6/13 है, 5/11 है। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है और बताना है कौन सी संख्या दूसरी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है। तो आरोही क्रम में जाना है आपको, तो छोटी भिन्न जो भी लिख रही है उनको आप चेक कर लोगे। 2/7 है, 1/7 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, पॉइंट में 1428 होती है, 2/7 कितना हो जाएगा, पॉइंट में 28, ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट तक लिखेंगे। 3/8, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, पॉइंट में 125, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में 375, ठीक है। इसके आगे देखो 4/9 है, 1/9 0.1 होता है, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, पॉइंट में 44। इसके आगे क्या है, 6/13, 1/13 होता है 0.076, तो 0.07 है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, पॉइंट में 42 आएगा। और क्योंकि यहां पर आगे आपको देखो इसमें कंपेयर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में भी 076 होता है, ठीक है। 5/11 की वैल्यू आप सीधे से निकाल सकते हो, 9×45 में ये आ जाएगा 0.45, ठीक है। तो इन तीनों में ही आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों से आपको 2 छोटी वैल्यूज मिल चुकी हैं और आपसे दूसरी भिन्न पूछा गया आरोही क्रम में लगाने के लिए। तो यहां पर देखो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड हो जाएगा, इनमें कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको पता है दूसरी भिन्न जो सबसे छोटी होगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/8। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से भिन्न आरोही क्रम में है, ऑलरेडी कौन सी आरोही क्रम में है, इसको आपको चेक करना है। तो देखो आपको डिफरेंस देखो कितने का है, 5 का, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का है। डिफरेंस अगर आपका 5 का है, यहां पर एक में डिफरेंस आपका सेम नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि इन तीनों में तो डिफरेंस सेम है ना 5 का, तो इन तीन के अकॉर्डिंग आरोही क्रम क्या होना चाहिए, ये तो आरोही क्रम में ही नहीं है, यहां पर भी आरोही क्रम में ये नहीं है, तो आरोही क्रम में देखो यहां पर है और यहां पर भी आरोही क्रम में नहीं, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5.76 और 2.3 बार का अंतर कितना होगा। तो देखो यहां पर आपको एक चीज और भी सीखनी है कि अगर 5.76 इस पे बार लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको 7676 इस पूरे पे भी बार लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब तो रिपीट होना ही है ना। तो यहां पर इसको मैं 2 बार लिखूं
2 और 2 4 बार लिखूं, 2 और 2 4 और 2 6 बार लिखूं, उस पूरे पे भी बार लगा दूं, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं 2.3 बार की जगह पर 2.33 के ऊपर बार लगा दूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसी तरह से अगर मैं इसको और 2.333 इस पे बार लगा दूं तो ये वैल्यू भी सेम है, या फिर मैं इसको इस तरह से लिखूं 2.3333 और इन चारों पे बार लगा दूं तो ये वैल्यू भी सेम है। इन दोनों में, इनमें, इन सभी में कोई भी अंतर नहीं है। तो अब आपको अगर घटाना है तो आप डायरेक्टली घटा सकते हो। 2 डिजिट्स पे अगर सेम पे बार है तो आपका घटाना इजी पड़ता है। आप इसको इस तरह से घटा दोगे, 6 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 3, 7 में से 3 जाएगा 4 और 5 में से 2 जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.43 पर बार। तो ये करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 4th पार्ट। ठीक है, यहां पर 2 पे बार है, यहां पर 1 पे बार है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप बार इक्वल नंबर्स पे लगा सकते हो, कुछ इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 2.349 पे बार है, इसको आपको बताना है फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन बताना है आपको किसके बराबर आएगा। तो ये आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे, 2 अलग हो जाएगा, पॉइंट में है, आप इसको हटाओगे तो ये आ जाएगा 349। 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 बार 9 लगाओगे, एक 0 लिखोगे और 3 से घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 346 और डिवाइडेड बाई 999। तो अब आपका ये देखो कहीं पर प्रेजेंट है, तो ये आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जोड़ोगे और ये कितना आ जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा 999 और ऊपर 990, ये हो जाएगा 990। तो यहां पर इसका डबल होगा तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 180 और 9 इसमें और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 198। ठीक है, तो 1980 इतना आपकी इसकी वैल्यू आएगी। 1980 इसकी वैल्यू आ जाएगी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसमें जोड़ेंगे 346। तो इसमें 346 जोड़ना है, या फिर आप क्या करो, इसमें से 20 इसको उधार दे दो तो ये कितना हो जाएगा? 2000 और इसके बाद इसमें कितना जोड़ना है? 326। तो 326 इसमें आप जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2326। तो 2326 डिवाइडेड बाई 990 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे और ये क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न में से आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है? पॉइंट में है 9। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लगा है तो इसके आगे मैं 0 लगा सकता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 0.9 पे बार, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.9999 एंड सो ऑन, इस तरह से चलना है। यहां पर लिखा हुआ है 0.09 पे बार, तो 0.09 पे बार है का मतलब क्या हुआ? आप यहां पर इसके आगे बार है, मतलब इसके आगे आप 9 लगा सकते हो, और 0.09 पे बार है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 0909 कुछ इस तरह से रिपीट होगा। तो अब आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट डिजिट में देखोगे तो 9 सिर्फ 2 जगहों पर है, तो ये दोनों बड़ी होंगी, ये दोनों तो काउंट से हट गई। और इसके आगे देखोगे सेकंड डिजिट पे आओगे तो यहां पर 0 है, यहां पर 9 है, तो ये संख्या जो है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि 0.9 पे जो बार है ये संख्या सबसे बड़ी होगी। यहां तक बात सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। ये क्या कह रहा है? देखो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अलग अलग डेसिमल्स, आपको अलग अलग नंबर्स पे बार होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि नंबर जितने हैं जिन पे बार है वो एक ही है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। ठीक है, तो इसको आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? आपको मैंने बताया था कि 0.6 के ऊपर बार है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 0.66 पे बार, इस तरह से भी लिख सकते हो। आप इसे चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 0.66 और इस 6 पे सिर्फ इस पे बार लिख दो। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, आप जिस तरह से चाहो इसको लिख सकते हो। आपको फाइनली क्या चाहिए? जब ये रिपीटिशन स्टार्ट हो और इसका रिपीटिशन स्टार्ट हो तो वैल्यू आपकी सेम बननी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख लूंगा। इसके आगे देखो यहां पर लिखा हुआ है 0.16 पे बार, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.16 और इस 6 पे बार, इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे 6 पे बार है, मतलब 6 का रिपीटिशन है, तो एक 6 एक्स्ट्रा ले लिया और इसके आगे जो बार है उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। और इसको भी मैं इसी तरह से लिखूंगा, तो कैसे लिख सकता हूं? पॉइंट में 1 1 और 6 पे बार, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। यहां तक तो बात क्लियर है। अब इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिपीटिशन को थोड़ा सा 1-2 बार इसको लिख करके इसके आगे बार लगाएंगे और यहां पर जो रिपीटिशन किया था इसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी इसी तरह से करेंगे और यहां पर बार लिखेंगे, ये रिपीटिशन को इस तरह से कर देंगे।
क्यों करा ऐसा अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या करना है, आपको इसको जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ो तो इससे पहले इस नंबर को आप जोड़ो, तो इस नंबर को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12, 6 3 18, तो यहां पर आएगा 8 और एक हासिल यहां पर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 12 6 3 18 और एक हासिल जो इसका है ये हो गया 9 और यहां पर 19 हुआ तो एक हासिल यहां पर आएगा, एक हासिल यहां पर आया था। ये हो जाएगा 6 और 6 12 और एक ये कितना हो जाएगा 2 यानी कि 14, तो एक हासिल इस पे आ जाएगा। 6 और 3 9, तो ये कितना आ गया पॉइंट में 94। यहां पर आपका देखो 9 आया, क्यों 9 आया, क्योंकि ये 6 वाले रिपीट हुए थे और एक हासिल आया था। इसी तरह से आप बोलोगे यहां पर भी 8 नहीं आएगा, यहां पर भी 9 आएगा, एक हासिल यहां से हुआ होगा। और इसी तरह से नंबर्स क्योंकि रिपीट होते रहेंगे तो हमेशा यहां पर 9 ही आएगा, कभी भी 8 नहीं आएगा। क्यों 8 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा रिपीट होते रहेंगे तो हमेशा 9 बनता रहेगा। तो इस पे आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इसको लिखोगे कि 6 4 9 पे बार, ठीक है। अब यहां पर देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, आपको बार के फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको यहां पर लिखना है कैसे, वैल्यू के फॉर्म में। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो पॉइंट में 94 और 949 के सबसे पास में है 95, तो इस तरह से मैं इसको लिखूंगा पॉइंट में 95। क्लियर है, ये वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, आप इन सभी नंबर्स को कैसे लिख लो, इसको लिख सकते हो 6/9, इस 16 को लिख सकते हो 16 - 1 डिवाइडेड बाई 90 और इस नंबर को आप लिख सकते हो 116 - 11 डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। इस तरह से लिख करके भी आप इसको सॉल्व करोगे तो भी एग्जैक्ट यही आंसर आपका आ जाएगा। आप दोनों तरीकों में से जिस भी तरीके को इजी मानो उस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 3 4 6 7 और पॉइंट में 133, इस पे बार है। तो देखो इसको आप कैसे लिखोगे, आप किसी एक नंबर को दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो। जैसे कि यहां पर 2 डिजिट के बाद आपके 2 डिजिट्स पे बार है, तो यहां पर आपका अगर 2 डिजिट ना होकर के सिर्फ 1 डिजिट पे भी बार होता ना तो भी इन दोनों का मतलब सेम ही रहता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इसी तरह से चेंज कर लोगे 0.1 और यहां पर क्योंकि 2 डिजिट पे बार नहीं है तो इस तरह से मैं लिखूंगा 3 और इसके बाद 2 डिजिट्स पे बार है तो यहां पर भी मैं 2 डिजिट्स पे बार कुछ इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 डिजिट्स पे बार आ गया, यहां पर भी 2 डिजिट्स पे बार आ गया, तो अब मैं इसको डायरेक्टली जोड़ सकता हूं। लेकिन अब आप जब इनको डायरेक्टली जोड़ोगे तो मैंने आपको बताया 1 से 2 बार आप इनको एक्स्ट्रा लिख लो ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हासिल क्या लगना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो जोड़ोगे तो 7 और 3 कितना हो गया 10 यानी कि 0, एक हासिल आ गया। 6 और 3 9 यानी कि 0, एक यहां पर हासिल आ गया। ये जो हासिल आएगा इसको आप जोड़ोगे 7 और 3 10 और 1 11, तो 1 आ जाएगा। यहां पर एक हासिल आएगा 6 3 9 और 10 0 यानी कि एक हासिल आएगा। यहां पर भी एक हासिल आ जाएगा, ये 4 3 7 और 1 8, यहां पर कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। अब देखो यहां पर 0 0 आया और यहां पर 0 1 आया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इससे एक हासिल मिला था। तो आप कहोगे सर इसी तरह से तो आगे भी लिखा जाएगा और ये कभी भी 0 0 तो आएगा ही नहीं, यहां पर एक हासिल हमेशा आपको मिलता ही रहेगा, यानी कि 0 1 ही हमेशा रिपीट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इसका मतलब भी क्या समझ में आया कि यहां पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.48 और 01 के ऊपर आपका बार होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से कर सकते हो और चाहो तो सेम मेथड जैसे अभी हम लोगों ने करना सीखा था इसको इस तरह से भी कर सकते हो। 3 4 6 7 - 34 डिवाइडेड बाई 9900 और इसको ऐड करोगे किससे 133 - 1 डिवाइडेड बाई 990। 2 डिजिट्स पे बार है और 2 संख्याएं हैं तो 2 डिजिट्स पे बार यानी कि 9 और 2 संख्याओं पे 0। यहां पर 2 डिजिट्स पे बार है तो 2 9 और एक संख्या पे बार नहीं है तो उतने 0। तो इस तरह से इसको लिख लूंगा और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो भी आपका एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा, पॉइंट में 48 और 01 पे बार, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.7 पे बार और 0.017 पे बार। देखो इसको करने को मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं 0.77 और इसके बाद 7 पे बार लिखूं और यहां पर लिखूं 0.01 और 7 पे बार। अब मैं इसको ऐड करके एक बार के फॉर्म में आंसर ला सकता हूं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन का आंसर जब आप देखोगे तो वो उस फॉर्म में है ही नहीं। वो आपसे क्या चाहता है, इसको आपको सॉल्व करना है रेशियो मेथड के फॉर्म में, इसका फ्रैक्शनाइजेशन करना है, इसको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे, 0.7 पे बार है यानी कि ये लिखा हुआ है 7/9 और यहां पर क्या है 0.017 पे बार, तो इसको लिख सकता हूं 017 और इसमें से 01 घटाऊंगा यानी कि 1 और डिवाइडेड बाई कितने, एक डिजिट पे बार है तो 1 9 और बाकी दोनों संख्याओं के लिए 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 900 और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 700 और यहां पर बचेगा 16 तो ये आ जाएगा
कुछ इस तरह से 716 और यहां पर डिवाइड किससे हुआ है 900 से। ठीक है, अब ये भी आंसर आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से इसको डिवाइड कर दोगे, यहां पर 4 से कटेगा, तो देखो यहां पर 4 से कटेगा 100, तो ये आ जाएगा 25, 25 का गुणा करोगे 9 से, तो 25 9 या 225, यहां पर तो आ गया। यहां पर 4 से आप काटोगे तो 4 एकम 4 बचेगा 3, यहां पर हो जाएगा 31, 32 कटता है 30 नहीं कटता है, तो आप कहोगे 7 चौको 28 और कितना बचेगा 3 और 9 चौको 36, तो ये आ जाएगा 179। तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा 179 डिवाइडेड बाई 225, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 74th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, यहां पर भी देखो सेम वे में ही है, आपको जो आंसर गिवन है वो किस फॉर्मेट में गिवन है, कुछ इस नंबर्स के फॉर्म में है, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में है, तो इनको रेशनल वे में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको लिखोगे 45 और यहां पर दोनों पे बार है तो अपॉन में 99, इसको आप कैसे लिखोगे, पॉइंट में 4 5 पे बार है सिर्फ, तो अपॉन में लिखोगे 9 और यहां पर आ जाएगा 0 और 45 में से आप क्या कितना घटाओगे 4 घटा दोगे। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट में 4 5 है, कोई बार नहीं है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 45 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, जब बार नहीं होता है तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली 0 0, क्योंकि किसी भी नंबर पे बार नहीं है तो 0 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो 100 लिखते हैं। ठीक है, 100 लिखते हैं। क्लियर है, अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर तो कितना आ जाएगा 45 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा 41। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है, तो आप कितना एलसीएम ले लोगे 99 और ये आ जाएगा 00। ठीक है, तो 9900 हो गया, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500, ये आपने एलसीएम ले लिया है, तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे 90 है और यहां पे कितना है 9900 है, तो 110 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसके आगे यहां पर है 45 और यहां पर है 100 और 99, तो मल्टीप्लाई इसको किससे करोगे आप 45 इंटू 99 से। तो देखो अब आप सम अप करोगे, वैल्यूज कितनी आएगी, देखो यहाँ पे 45 100, यहाँ पे 45 100 में कितना कम है 45 कम है, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 9000 और इसमें कितना कमी हुई 45 की। अब देखो 41 का गुणा करोगे 110 से, तो 11 से गुणा करने का आपको तरीका पता है, 41 से जब आप गुणा करते हो कितना आता है 154, 451 आएगा और एक 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4510, तो ये भी एक 45 तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13500, ये आ जाएगा 13500 और यहां पर एक 10 है, यहां पर एक माइनस में है 45, तो ये बचेगा माइनस में 35 और इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 13400, 100 में से 35 घटाओगे तो आ जाएगा 65। ठीक है, तो 13465 और इसको डिवाइड किससे करना है 9900 से, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। लेकिन ये भी आपके ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, ये आपके आंसर्स में किसी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो 9900 तो प्रेजेंट है नहीं, ये 9900 आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक 0 यहां पर कम नहीं होने वाला है। 999 भी आंसर में नहीं आएगा क्योंकि 999 हमारे पास नहीं है। 9900 है, यहां पर 9990 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो यहां पर 9900 है, यहां पर है 198, ये आंसर हो सकता है अगर मैं इसको थोड़ा सा कुछ कट करूं, तो देखो 5 से काटेंगे सबसे सिंपली, तो ये एक बढ़ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2, तो यहां पर जैसे ही 5 से काटोगे तो ये 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1980, ये तो ऐसे बन जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, यहां पर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, यहां पर हो जाएगा 4, 9 पना 45, 1 और 3। ठीक है, तो 2693 ये नंबर बना और यहां पर भी देखो सेम नंबर है, तो ये आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ इसी तरह से ही सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यूज जो है आपकी, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.01 पे बार है, 1 पे बार है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो इसमें 1 है, इसमें +1 है, इसमें -1 है, तो इन 1 को सबसे पहले अलग कर लो, ये 1 है, ये 1 है और यहां पर एक है -1, तो ये एक कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका +1 में आंसर आना चाहिए, जो कि आपके सभी ऑप्शंस भी यही बात कह रहे हैं। तो अब आप क्या करना है, इस 1 को भूल करके सिर्फ पॉइंट में जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व कर लो। तो यहां पर है 0.0 और 1 पे बार, तो इसको आप लिखोगे 1/9 और 0। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे लिखा हुआ है पॉइंट में 001 पे बार, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 001 पे बार है, तो देखो बार कितने नंबर्स पे, 1 पे, और बाकी 2 संख्या है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/900। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ, माइनस में है 1 में 0 के आगे 01 पे बार है, 01 पे बार है, तो इसको आप लिखोगे 2 संख्याओं पे बार है तो 99, और एक संख्या पे बार नहीं है तो वो हो जाएगा 0। कुछ इस तरह से आपका ये नंबर्स आ जाएंगे। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे, कितना एलसीएम
एलसीएम लोगे 99 एलसीएम और 00 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 से, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 11 में से 10 घटाओगे 1 बचेगा, 110 में 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 111, और इसको किससे डिवाइड करना है 9900 से, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर कहां पर है, एक सही 111 बटे 9900, यानी कि फोर्थ पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको इसी तरह से लिख सकते हो 97.281 पे बार है ना, तो 281 ऐसे लिख दो, और 181 यहां पर है, अब यहां पर इसमें बार लगा दो, यहां पे भी कोई अंतर तो है नहीं, सेम नंबर मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 अंक बाद खिसक जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9728, और यहां पर दशमलव आएगा और 181, और इस पे आपका बार आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 81 का बार 18 में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आंसर हो सकता था, लेकिन यहां पर वैल्यू कुछ इस तरह की आएगी, तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी पार्ट। क्लियर है। चलो इसके आगे अब हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जैसे कि यहां पर मेंशन भी है कि ये एनडीए 1994 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको देखना है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, और आपको इनसे बहुत ज्यादा समझ आएगा कि किस तरह का पैटर्न प्रीवियस ईयर्स में रहा है और कैसा पैटर्न आगे आने वाले क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। आपको बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखो यहां पर इसका रूट लोगे तो 2/3 आ जाएगा, ये तो रेशनल नंबर है, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है। रूट ऑफ 81 कितना होता है, +-9, तो करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 7 जो है ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्न में से कौन सी संख्या अशांत आवृत्ति, अशांत यानी कि जो रिपीटिंग है, और क्या बोला जाए, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो रुक नहीं रही है, और रिपीटिंग नंबर्स है कुछ इस तरह से। तो ये कैसा है, मतलब बोल रहा है वो इरेशनल नंबर के लिए ही ये यूज होता है, ये टर्म जो यूज होता है ये इरेशनल नंबर के लिए यूज होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी, इरेशनल नंबर के लिए कौन सा यूज होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहां पर क्या बोल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स आपके देखो दो ही तरह से मिलते हैं, जब आप डिवाइड करते हो प्राइम नंबर से, यानी कि 3, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे 7। देखो 2 और 5 से जब आप डिवाइड करते हो ना, जब भी आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 से डिवाइड करने पे मिलता है 5, और 5 से डिवाइड करने पे मिलता है 2, ठीक है। तो 1/5 और 1/2 से तो आप डिवाइड करके रिपीटिंग डेसिमल्स नहीं पा पाओगे, तो ये तो आप इनको तो देखना नहीं है। जहां पर भी ये या फिर इनकी कुछ पावर मिलेगी तो उससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको नंबर किससे मिलता है, देखो 1/3 से मिलेगा, 1/6 से, 1/9 से, 1/7 से, 1/11 से, और इसी तरह से जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, बस वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं हो, उन सभी नंबर से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर देखो, आपको यहां पर लिखा हुआ है ये है 24, इसमें एक 3 है, लेकिन आप देखोगे ऊपर में भी एक 3 है। ये क्या लिखा हुआ है, 13 × 3 डिवाइडेड बाई 8 × 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 8 आ गया, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई, 3। तो इससे जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 0.5 का क्यूब मिल जाएगा, लेकिन ये कैसा है, रिपीटिंग नहीं है, और ये टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 1/16 है तो 2 की पावर 4 है, ये भी आंसर नहीं होगा। 1/11 ये आपका आंसर हो सकता है, 3/11 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1/11 जब आप करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0.09, 0.09, 0.09, कुछ इस तरह से आपका नंबर मिलता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.2727, इसी तरह से आपका ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति को दर्शाता है, यानी कि ये कैसा है, रिपीटिंग भी है और कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। यहां पर भी देखो 25 है, यानी कि 5 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका 2 की पावर जो √2 है, ये कैसा नंबर है। तो देखो √2 कैसा है, आपका इरेशनल नंबर है, तो 2 की पावर में जब इरेशनल नंबर है तो ये भी आपको कैसा मिलेगा, ये भी आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है।
बात सभी को ये सब भी क्लियर है। इर्रेशनल नंबर्स हैं, जब भी इनसे मल्टीप्लाई करोगे या फिर इनको जोड़ोगे तो आपको इर्रेशनल नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। और किसी नंबर को इर्रेशनल टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 100% इर्रेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, यदि x एक धनात्मक समपूर्णांक है, यानी कि कोई भी एक धनात्मक समपूर्णांक ले लेते हैं 2, ठीक है, तथा y एक ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसको ले लेते हैं माइनस में 1, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, x की पावर y है, तो x की पावर y कुछ इस तरह से आपको बताना है क्या होगा। क्या ये विषम पूर्णांक हो जाएगा? 2 की पावर -1 यानी कि 1/2, क्या ये विषम पूर्णांक होगा? नहीं। क्या ये समपूर्णांक रहेगा? ये भी समपूर्णांक भी नहीं रहेगा, विषम पूर्णांक भी नहीं रहेगा। क्या ये परिमेय संख्या हो जाएगा? हाँ, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है, निगेटिव है। अगर निगेटिव पावर है तो ये 1 में चला जाएगा और ये कैसा हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा? रूट n हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा। अगर रूट में मैं 2 लिख दूं तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या भी नहीं है। हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं, हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं होता है। रूट में अगर मैं 4 लिख दूं तो ये आपको 2 मिल जाता है, ये नेचुरल नंबर भी होता है, लेकिन हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कभी एक प्राकृत संख्या तथा कभी एक अपरिमेय संख्या। अब देखो ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। या तो आपका नंबर कैसा आएगा, √2, √3, √4, √5, इसी तरह से आप जाओगे तो या तो आपको एक इर्रेशनल नंबर मिला, √2, ये भी इर्रेशनल है, √3 भी इर्रेशनल है, √5 भी इर्रेशनल है, √4 आपको कैसा मिल गया, एक नेचुरल नंबर मिल गया। इसी तरह से आप √6 पे जाओगे तो ये भी आपका इर्रेशनल नंबर है, √7 भी इर्रेशनल है, √8 भी इर्रेशनल नंबर है। √8 भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसको आप लिखोगे 2√2, तो ये भी आपका कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। और √9 फिर से आपको नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप आगे चेक करते हुए जाओगे, आपको हमेशा या तो एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर का जब रूट लोगे तब मिलेगा, और अदरवाइज आपको हमेशा एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से आप देखो चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपको बताना है एग्जैक्ट वैल्यू किसकी, पाई की। पाई का पूछ रहा है सटीक मान कितना है, तो 3.14 क्या पाई का सटीक मान है? नहीं, 3.14 नहीं होता है। पाई क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो, इसी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्याएं बोला जाता है, ठीक है। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पाई का सटीक मान 22/7 भी नहीं है, ये तो रॉन्ग है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। पाई क्या है, एन इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 और 3/4 के मध्य में परिमेय समूह कौन सा होगा, वो आपको अंदाजा लगाना है। अब देखो 1/4 का मतलब क्या होता है वो भी समझो। 1/4 मतलब है कि एक हिस्सा देखना है नीचे में जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका, ठीक है। यानी कि अगर 4 है, 1/4 हिस्सा जो भी नीचे नंबर है उसका 1/4, ठीक है। 1/4 इसका मतलब है, और 3/4 का मतलब क्या है, 3/4। तो देखो अगर नीचे 1000 लिखा हुआ है तो 1000 का 1/4 कितना होना चाहिए, 250, और 3/4 कितना होना चाहिए, 750। तो आप देखोगे कि यार 1000 ये 250 से कम है कि ज्यादा है, तो आप कहोगे ये तो इससे बहुत कम है। तो 1/4 और 3/4 के मध्य में आपको बताना है इनके मध्य स्थित कौन सा परिमेय समूह, तो ये तो इनके मध्य में हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से आप देखोगे यहां पर क्या है, 100 है, तो 100 में 1/4 कितना हो जाएगा, 25। तो इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो ये जो 24 है ये तो इससे भी छोटा है, तो इससे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो इसके मध्य में कभी भी नहीं आ सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर कितना है, 9 है, तो यहां पर है 40, तो 9/40 यानी कि 40 अगर है तो 1/4 इसका कितना होना चाहिए, 10। तो 10 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो 9 है, ये तो 10 से भी छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 4th पार्ट। यहां पर कितना है, ये आपका है 1000, और इसका 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 250। ये देखो 250 इससे बड़ा है, 252 है, और यहां पर इसका 3/4 कितना होगा, 750। तो 750 से छोटा होना चाहिए, तो 750 से छोटा है 748। तो ये 1/4 और 3/4 के मध्य में स्थित एक परिमेय समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, P, Q और R है, तीनों के बीच सही संबंध आपको बताना है क्या होगा।
तो देखो पी क्यू आर को जब भी आपको इस तरह से वैल्यूज मिलती हैं जिनको आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि वो नंबर लाइन पे कहां पर होंगी, कौन किससे बड़ा है, बहुत सिंपल सा आंसर आपका इस तरह से रहता है, आप इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो। यहां पर नंबर लाइन मैंने बना ली है, तीनों नंबर्स नेगेटिव है तो मैंने माना ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद देखो पॉइंट में सबसे पहले पीछे चलोगे तो पॉइंट 0 आएगा, तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा 0 और इसके आगे आएगा 1, तो ये हो गया पॉइंट में 0 1। अब 0 1 आया है और इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया 0। तो थोड़ा और पीछे चलोगे तो पॉइंट में आएगा 0 1 1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5। ठीक है, तो ये आपका नंबर पहले क्या आएगा, पहले आएगा 0 1 2, पहले आएगा 0 1 2, इसके बाद 3 4 और फिर आएगा पॉइंट में 0 1 5। क्लियर, सॉरी यहां पर 0 1 2 नहीं है, यहां पर है पॉइंट 1 2, तो पॉइंट 1 2 तो बाद में आएगा, पहले आ जाएगा पॉइंट 0 1 5, फिर पॉइंट 0 1 5 को ही और आगे बढ़ते जाओगे तो कितना मिलेगा, पॉइंट 0 1 5 6 7 8 और इस तरह से पॉइंट 0 2 आएगा, फिर पॉइंट 0 2 से बढ़ते बढ़ते जब आप जाओगे तब जाकर के पॉइंट 1 में आओगे, तब जाकर के पॉइंट 1 में आओगे और फिर आएगा पॉइंट 1 2। ये तीनों नंबर्स आपके कैसे होंगे, ये तीनों नंबर्स होंगे आपके नेगेटिव। ये तीनों नंबर्स आपको जब नेगेटिव होंगे तो इसमें आप देखोगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जो असल में सबसे छोटा है, और इसके बाद ये होगा पॉइंट 015 और एंड में आपका ये नंबर होगा पॉइंट 12। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये नंबर। तो आप देखो सबसे छोटा P कहां पर है, तो P सबसे छोटा यहां पर है, सॉरी P सबसे छोटा यहां पर है, इसके बाद है आपका पॉइंट 015 यानी कि R, और सबसे बड़ा है आपका Q। सबसे बड़ा आपका नंबर क्या है, Q है, तो यहां पर Q सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सभी लोग पढ़ोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। दो सम पूर्णांकों का सम हमेशा सम होता है, तो 2 और 2 जोड़ा आपने आया 4, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। सेकंड देखोगे दो विषम पूर्णांक, तो 3 और 3 ये आ गया 6, तो ये भी करेक्ट है। इसके बाद सी आपका पार्ट क्या बोल रहा है, एक सम पूर्णांक तथा एक विषम पूर्णांक, तो 2 और 3 मैंने जोड़ा तो आ गया 5, और इसमें भी क्या कहा गया, विषम होता है, तो ये भी कैसा है, करेक्ट है। लास्ट पार्ट में आप आ जाओगे, लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन नीचे आ गया, द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑड, तो दो विषम पूर्णांकों का योग कितना होता है, विषम होता है, नहीं ये तो सम होता है, तो आपको बताना था कौन सा कथन असत्य है, तो लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही कथन इनमें से फाइंड आउट करना है। तो सही कथन देखो क्या होगा, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होता है। तो देखो परिमेय संख्या आपकी 1/3 भी है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो शांत नहीं होता है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। पॉइंट में 3 3 और इस तरह से आप इसको लिखते चले जाते हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पहला सेंटेंस कैसा है, रॉन्ग है। दूसरा क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत होता है, तो 1/2 भी आपकी परिमेय संख्या है, इसका विस्तार शांत है, ये रुका हुआ है, यानी कि दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड जो सेंटेंस है वो बोल रहा है अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होता है, तो अपरिमेय संख्या का तो दशमलव विस्तार शांत होता ही नहीं है, 1.414 इस तरह से बिल्कुल भी शांत नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। नेक्स्ट क्या है, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार होता है वो अशांत तथा अनावर्तित होता है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है किसका, इरेशनल नंबर का, वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रुकता भी नहीं है, और नॉन रिपीटिंग यानी कि अलग अलग पार्ट्स वो रिपीट होते हैं, सेम पार्ट रिपीट भी नहीं होता है, तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको करेक्ट सेंटेंस बताना था, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, सब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अब ये सेंटेंस मैंने आपको बताया था, जैसे कि 2 - √2 लिखा हुआ है, तो ये आपका कैसा है, आपका ये नंबर कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से मैं अगर इसमें लिखूं कि 1 + √3, तो ये नंबर भी कैसा है, ये भी एक कैसा है 1+, अगर मैं √2 लिखूं, 1+ मैंने √2 लिखा, तो ये भी नंबर आपका इरेशनल नंबर है, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3,
तो और ये कैसा नंबर है आपका, एक रेशनल नंबर है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जो कि ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जब भी आप जोड़ोगे 2 और √2 जोड़ोगे तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, और ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या होती है, ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, और क्या इसका वर्ग एक परिमेय संख्या नहीं, तो ये भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल कभी भी एक पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये 2/1 भी एक परिमेय संख्या है, 3/1 भी एक परिमेय संख्या है, इनका योग आपका एक पूर्णांक है, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, -10, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, √2, सी पार्ट में लिखा हुआ है 3, और डी पार्ट में है 5/2, और ई पार्ट में है पाई। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को आप खुद से नहीं मिलाने लगो, आप क्या करो, ऑप्शंस पे आ जाओ। ऑप्शंस में देखो ए को मिलाओगे तो 1 मिलेगा, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी ए में 2 है। तो अगर आप ए को सही चेक कर लोगे तो आप दो ऑप्शंस को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दोगे। तो देखो ए क्या है, -10 है, एक जगह पे बोल रहा है ए 1 होगा, तो ए को 1 से मैच कराओ। -10 क्या एक नेचुरल नंबर है, तो आप कहोगे नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो दो ऑप्शंस आपके हट गए। इसके बाद ए की जो वैल्यू है वो 2 होगी, यानी कि क्या ए इंटीजर है, बिल्कुल है, और ये प्राकृतिक संख्या नहीं भी है, तो ए का 2 पार्ट हो गया, यानी कि सी या डी में से कोई एक आंसर आपका करेक्ट होने वाला है। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, बी जो है वो 4 और सी जो है 1, ये यहां पर भी बी 4 और सी 1 है। तो आप डी में देखोगे, डी में एक जगह पे 3 है, एक जगह पे 1 है, तो सिंपली आपको डी को चेक करना है। डी क्या है, 5/2, तो 5/2 क्या है, आप देखो डी का एक जगह पे 3, तो डी क्या है, एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और एक पूर्णांक नहीं है, ये भी बात सही है, तो 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 4 पे चेक करो, डी क्या एक इरेशनल नंबर है, तो रॉन्ग है, डी इरेशनल नंबर नहीं है, तो डी के साथ क्या आएगा, 3 आएगा, ये करेक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और 4th को भी आप चेक कर सकते हो, पाई के बारे में क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है 4, और ई क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, तो यही सी पार्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ई को बोल रहा है 3 परिमेय संख्या, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो थर्ड भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13th क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट बोला गया है। तो देखो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या बोलती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो रियल नंबर होते हैं, जो प्रत्येक प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या भी है, तो ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। जो भी नेचुरल नंबर होता है वो रियल नंबर के अंदर में ही आता है। मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं जिनको आप नेचुरल नंबर यानी कि जिनको नंबर लाइन पे आप क्या कर सको, शो कर सको, और नंबर लाइन पे आप नेचुरल नंबर्स को भी शो कर पाते हो। तो सभी जो प्राकृत संख्याएं वो कैसी है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है। इसके आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था √2 भी एक आपका रियल नंबर है, लेकिन ये कैसा, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं 1, 2, ये कैसे होते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे रेशनल नंबर होते हैं, इनको 1/1 लिख सकते हो, इसको 2/1 लिख सकते हो, और यही आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिनको p/q के फॉर्म में लिख सको, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना था विच ऑन द फॉलोइंग इज रॉन्ग, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो ये आ जाएगा आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये आपका सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में यहां पर नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फॉलोइंग नंबर्स में से बताना है कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है। तो चेक करना स्टार्ट करोगे, 263 है, 263 है, तो आपको बताना है इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे 289 होता है ना। तो 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 17 का। तो मैंने आपको बताया था तरीका, इससे छोटे सभी प्राइम नंबर्स, तो इससे छोटे सभी प्राइम नंबर्स लिखते भी जाओ और चेक करते भी जाओ। तो क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। इसके आगे 3 देखो, क्या 3 से डिविजिबल है, 6 3 9, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके आगे देखोगे 5, क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं है। इसके आगे 7 आ गया, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21 बचा 5, यहां पे हो गया 53, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है।
इसके आगे आपका नंबर आएगा 11। 11 से देखो क्या डिविजिबल है, तो 11 से देखोगे 11 दूनी 22, यहां पर बचेगा 4, 43, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक करोगे, 13 दूनी 26, पूरा पूरा कट गया, यहां पर 0, 3, तो 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये कैसा होगा, एक प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, 323 है। 323 है तो इसको आपको पता है 324 किसका नंबर होता है, 324 होता है 18 का स्क्वायर। तो 18 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स लिखोगे तो 18 से छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 17। 17 से चेक करोगे, 17 से डिविजिबिलिटी चेक करोगे, देखो कितना आ जाएगा, 17 एकम 17 आ गया। ठीक है, कितना बचेगा आपका, इधर बचेगा 3 और ये हो जाएगा 15। 15 और 3 153, 153, और 17 नवैया 153 होता है, यानी कि ये नंबर कैसा है, 17 से डिविजिबल है, तो ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। तो ये नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम नहीं है। 437 पे आ जाओ। 437 है, आपको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 21 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स देखोगे तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा मिलेगा, 19। 19 से चेक करो, 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, 19 दूनी 38, तो कितना बचेगा 5, और 5 से हो गया 57, 19 38, 19 3 57, तो ये नंबर भी 19 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी आपका प्राइम नहीं है। तो करेक्ट आंसर चेक करोगे, पहला जो है वो अभाज्य है और दूसरा और तीसरा कैसा है, संयुक्त संख्याएं हैं जो अभाज्य नहीं है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, पॉइंट में 318564, 318564, 318564, ये नंबर आपको बताना है क्या है। देखो पॉइंट में 318564, इसके आगे देखो फिर से सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, 318564। ठीक है, इसके आगे देखो फिर से सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, 318564। तो जब सेम नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि इसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, एक बार लगा सकते हो, यानी कि ये नंबर कैसा है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, यानी कि ये नंबर कैसा, आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या है ये। ठीक है, अपरिमेय कब होता है, जब ये जो फॉर्मेट है ये सेम नहीं बन करके कुछ इस तरह का बन रहा होता है जो कि रिपीटिंग नहीं होता, लेकिन ये कैसा रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इस वजह से इसको आप क्या बोलोगे, ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। इसके बाद क्या बोल रहा है, निम्न में से, यहां पर √3 है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखो √3 आपको पता है परिमेय संख्या नहीं है, आपको पता है पाई भी इरेशनल नंबर है। 4/0 ये क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो 0/4 जो है ये आपका एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, m तथा n कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं। m और n कैसी हैं, प्राकृत संख्या है, यहां पर रूट के अंदर लिखा हुआ है n, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझो, n की पावर में 1/m, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमेशा कैसे होंगे, क्या ये हमेशा अपरिमेय होंगे। तो आप कहोगे सर यहां पर अगर मैं 4 लिखूं n की जगह पर और m की जगह पर क्या लिख दूं, 2 लिख दूं, तो ये क्या हो गया, 4 का रूट आएगा तो ये संख्या आ जाएगी 2, तो ये तो हमेशा अपरिमेय का है ना, गलत है। ये बोल रहा है सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अपरिमेय है जब तक n किसी पूर्णांक की mवीं घात नहीं है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, अगर n को मैं किसी भी पूर्णांक की mवीं घात के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी कि जैसे देखो अगर रूट की मैं बात करूं तो रूट में 2 भी आपका कैसा होता है, अपरिमेय होता है, रूट में 3 भी अपरिमेय होता है, रूट में 4 अपरिमेय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको मैं 2 की पावर 2 और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1/2, तो जब तक मैं किसी भी पूर्णांक को n किसी पूर्णांक की mवीं घात, और जहां पर ये क्या है 1/m, तो mवीं घात के फॉर्म में जब तक मैं इसको लिख सकता हूं तब तक ये परिमेय है, और जब मैं इसको इस तरह से नहीं लिख पाऊंगा तो यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये कुछ इसी तरह की डेफिनेशन दे रहा है कि ये हमेशा अपरिमेय नंबर होता है जब तक कि आप इसको कैसे, किसी भी पूर्णांक को इस तरह से इसकी घात mv, ठीक है, mv घात तक अगर आप इसको लिख सकते हो तो ये कैसा हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। अगर आप इसको इस घात के फॉर्म में जो यहाँ पर 1/, के फॉर्म में है वो नहीं लिख पाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय नंबर हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, असल में ये n को अगर मैं इस तरह से लिखूं n की पावर m, ठीक है, कोई एक नंबर है n को मैंने इस तरह से लिख दिया और यहां पर पावर में है 1/m, तभी ये m से m कटेगा और तभी ये आपको कैसा मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। अदरवाइज ये
हमेशा आपको कैसा मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी आप प्राइम नंबर्स को लिखते हो रूट के अंदर तो वो कैसा होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, 1/2 और 3/5 के बीच की परिमेय संख्या आपको बतानी। तो 1/2 की वैल्यू कितनी है, 0.5, और 3/5 की वैल्यू कितनी है, 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, और 3 से गुणा करोगे तो 0.6। तो 0.5 और 0.6 के बीच में आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो 2/5 कितना होता है, 0.4, ये तो इसके बीच में नहीं है। 4/7 कितना होता है, आपको पता है 1/7 कितना होता है, 0.14, और 14 चौको 56, तो ये कितना आ गया, पॉइंट में 56। तो ये इसके बीच की संख्या हो सकती है। 2/3 देखो कितना होता है, पॉइंट में 66, और 1/3 होता है पॉइंट में 33। ये दोनों ही इसके बाहर हैं, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। निम्न परिमेय संख्या में कौन सी है जिसका हर 37 है, आपको बताना है किसका डिनोमिनेटर 37 है। तो देखो पहली संख्या क्या लिखी हुई है, 459 इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 999 आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 459 के ऊपर बार आ जाएगा, 3 संख्याओं पे बार है तो मैं तीनों को 999 लिख दूंगा। इस तरह से मेरा आंसर आएगा। इसको चेक करूंगा तो देखो यहां पर भी 9 है, ये भी 9 है, तो 9 से कट जाएगा। इसको लिख सकता हूं 111, और 9 से काटूंगा 9 × 45, और 9 एकम 9, ये आ गया 51/111। अब देखो ये 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। इसको देखो 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे हो गया 17 बच जाएगा, 17 3 51, और यहाँ पर 3 से काटोगे तो देखो 3 3 9, और यहाँ पर बचेगा 21, तो ये आ गया 37। तो ये जो आपकी पहली भिन्न लिखी हुई थी, ये लिखी हुई थी 17/37। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था किसका हर 37 हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही अगर आपको करेक्ट मिल गया है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। हमेशा जब भी आपको ऑप्शंस में से चेक करना हो तो आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सबसे इजी ऑप्शन से स्टार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रत्येक संयुक्त संख्या एक प्राकृत संख्या है। देखो प्रत्येक संयुक्त संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होती है। आप कंपोजिट नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, आप कंपोजिट नंबर्स क्या बोलते हो, जिसका एक और इटसेल्फ के अलावा कोई और भी एक डिवाइजर होना चाहिए। ठीक है, जिससे उसमें भाग जाता हो। तो ये नंबर्स आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं, 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आपको पता है एक कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4, और इसी के आगे ही सारे नंबर्स आपके आते हैं कंपोजिट नंबर्स में। तो सभी कंपोजिट नंबर प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। लेकिन हर एक होल नंबर में तो 0 भी आता है, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो कौन सा करेक्ट है, ओनली फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन कैसा है, रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या, द सम इज इफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स आर एडेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको क्या बताना है, अगर यदि कोई 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो कोई 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया 1 - √2 और 1 + √2, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। जब इनको जोड़ूंगा तो एक पूर्णांक मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। तो ये आपका पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो द सम इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, तो हमेशा रेशनल नंबर में नहीं मिलता है। √2 और √3 को अगर मैं जोड़ूं तो ये आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक इरेशनल नंबर। तो हमेशा परिमेय संख्या भी रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। द सम में भी रेशनल और इरेशनल, ये जो सी पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। कभी आपका परिमेय हो सकता है, कभी आपका अपरिमेय संख्या हो सकता है। योगफल हमेशा पूर्णांक हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर एक ही है, दैट इज सी पार्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या दशमलव शांत होता है। ठीक है, जब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करते हैं किसका, रेशनल नंबर का, तो वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे डेसिमल एक्सपेंशन ही तो किया है और किसका, रेशनल नंबर है, क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत होता है, नहीं। पॉइंट में 33 और इतना लिखते जाओ जब तक कभी खत्म नहीं हो, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी शांत नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं होता। 1/2 आपको पता है ये कैसा है, 0.5 है, तो ये भी कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। तो दोनों पॉसिबल है, यहां पर ये बात है।
थर्ड देखो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, तो ये भी रॉन्ग है। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। देखो एक परिमेय संख्या है मान लो 2 और अपरिमेय संख्या है √2, तो इनका गुणनफल आपको हमेशा कैसा मिलेगा, एक प्राकृत संख्या बिल्कुल भी नहीं, एक अपरिमेय संख्या मिल सकती है, कंपोजिट नंबर नहीं मिलेगा, और एक परिमेय संख्या भी नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्राकृत संख्या, देखो इस सेंटेंस को पहले तो आप आराम से पढ़ लो। आपको बताना है एक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जो भी एक नेचुरल नंबर होता है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि रियल नंबर के अंडर में ही आते हैं नेचुरल नंबर्स, तो ये कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। रियल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। इरेशनल नंबर अगर रियल नंबर बोला जाता तो वो सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ये भी सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। रियल नंबर के अंडर में ही आपका रेशनल, इंटीजर, इरेशनल और नेचुरल नंबर्स आते हैं। सेकंड ऑप्शन बस रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सभी करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, दैट इज सेकंड पार्ट जो है ये करेक्ट होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश में पढ़ लेंगे। किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य निश्चित संख्या में परिमेय संख्या हो सकती है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से कह रहा है कि देयर कैन बी फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। तो दो रेशनल नंबर अगर मैं 2 और 3 दूं तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में निश्चित संख्या नहीं, पहला जो ऑप्शन है फाइनाइट नंबर नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर्स में हो सकते हैं रेशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो पहला जो सेंटेंस है वो तो रॉन्ग हो गया। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो सेकंड ऑप्शन कैसा है आपका, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, तो ये भी रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट है। फोर्थ कोई आपका ऑप्शन नहीं है, तो आपके आंसर्स देखो क्या है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ओनली 4। तो सेकंड ऑप्शन जो कि आपका करेक्ट है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो ओनली सेकंड ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, और ये अभी तक का आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपने मेरी क्लास पूरी प्रॉपरली पढ़ी होगी तो प्राइम नंबर्स के केस में मैंने जो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर को आप 6n-1 या 6n+1 के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीडीएस 2011 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझो। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि p एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि p+2 भी एक अभाज्य संख्या है। देखो अब यहां पर आप देखोगे कि दो का अंतर कब होता है, जब कुछ इस तरह से होता है 6n-1 और 6n+1, यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको p ऐसा सेलेक्ट करना है कि जो अगला p+2 नेक्स्ट जो नंबर है वो भी आपका कैसा हो, प्राइम हो। तो मैंने आपको बताया था 2 और 3 को छोड़ करके इसके आगे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप पहला ही ले लो 5 और 7, तो इसको लिख सकते हो 6-1, इसको लिख सकते हो 6+1। आप ले लो 11 और 13, ये भी आपका इस रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो ले लो 17 और 19, तो इसको आप देखोगे 6 × 3 -1, 6 × 3 +1, n की वैल्यू कितनी रखी 3, यहां पर n की वैल्यू कितनी रखी 2, यहां पर n की वैल्यू कितनी रखी 1। इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शंस इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस तरह से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि हाँ ये वैल्यूज पॉसिबल हैं और p एक अभाज्य संख्या इस तरह की मैं मान सकता हूं। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रहा है p × p+2+1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो आप इसको देखते ही समझ गए होगे। जैसे p का मल्टीप्लीकेशन करोगे ये हो जाएगा p² + 2p+1, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। पहला सेंटेंस जो है वो करेक्ट है।
ठीक है, पहला सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 इज ए डिवाइजर ऑफ, किसका डिवाइजर है, p प्लस p प्लस 2 का डिवाइजर है कौन, 12। अब ये सेंटेंस अगर आपने इस चीज को समझा होगा तो आप इजीली समझ जाओगे, अदरवाइज आप इसमें बहुत सारी वैल्यूज रखोगे और उसके बाद भी आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। तो देखो p की वैल्यू क्या बोला गया, 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है वैल्यू तो मैं 5 और 7 ले सकता हूं। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे 5 और 7 कितना हो गया, ये आ गया सीधे से ही 12, तो ये तो 12 से डिविजिबल है। लेकिन आप सिर्फ इस तरह से ऐसे कहोगे तो आपको लगेगा कि और नंबर्स को चेक करना चाहिए, तो और नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये दो नंबर 6n-1 और 6n+1 लिए तो आप देखो डायरेक्टली बोल पाओगे 6n-1 और 6n+1। यहां पर जो 6n है, या फिर इसको मैं इस तरह से बोलूं कि 6n-1 और 6n जो +1 है, इसमें 6n-1 को ही बोला गया है क्वेश्चन में p, और इसमें जब 2 जोड़ा गया है तो ये आ गया है p+2। ठीक है, -1 में 2 जोड़ोगे तो +1 आ जाएगा। तो यही दोनों नंबर्स हैं, जब आप इनको जोड़ करके लिखोगे तो -1 और +1 कट जाएगा और ये नंबर जो आपका बनेगा ये बन जाएगा 12n। तो 12n बन जाएगा, इस वजह से ये हमेशा 12 से डिविजिबल होगा। ये जो आपने एक रूल पढ़ा था छोटा सा कुछ सेकंड्स में, जो मैंने आपको एक रूल बताया था फटाफट, उन रूल का एक बहुत अच्छा यूज यहां पर आपको देखने को मिला। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस जो दोनों हैं बोथ आर करेक्ट, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका बहुत ही कम बच्चे आंसर कर पाए थे करेक्ट, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। देखो हर एक रियल नंबर का रेशनल नंबर होता है? नहीं, हर एक रियल नंबर, जैसे कि √2 है, ये भी एक रियल नंबर तो है, बट क्या ये रेशनल है? नहीं। और इसी तरह से हर रियल नंबर इरेशनल भी नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ए रियल नंबर इज नाइदर रेशनल नॉन इरेशनल, ये तो बिल्कुल तरह से रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कई आंसर्स होते हैं जिनका नन ऑफ दिस भी आंसर होता है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए नंबर सिस्टम पे बेस्ड, फ्रैक्शंस पे बेस्ड और डेसिमल फ्रैक्शंस पे बेस्ड। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में और हम लोगों ने काफी अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करी। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ पर इस पे फिनिश करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो और आपका डाउट